हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताहिर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टेमस एडुटेक में। दोस्तों, जिस तरह का वीडियो पे यूट्यूब पे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उससे देखकर लग रहा है कि जल्दी ही हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। आशा करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों की दुआ रही तो हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे। हम लोग अभी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में 3-4 टॉपिक पहले बन चुके हैं, जिसमें इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे। 4000 साल पहले जो काउंटिंग डिवाइस यूज में आ रहा था उससे लेकर 1946 तक का हम लोग काउंटिंग डिवाइस पढ़ चुके हैं। उसके बाद से मार्क 1 बना। मार्क 1 बनने के बाद से हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस जो था वो डेवलप करने लगा और ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद से क्या जो टॉपिक बचा हुआ था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अब आगे डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है, जो कहाँ से शुरू होकर आज जो हमारे सामने कंप्यूटर है उसके रूप में कैसे कैसे पहुँचा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। इससे पहले कि आप लोग ये टॉपिक पढ़ना शुरू करें, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करने वाले लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। आज हम लोगों का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, इससे पहले हम लोगों ने जितना चीज़ पढ़ा वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था। क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड था और उस समय तक हमारा जो कंप्यूटर था वो डेवलप नहीं हुआ था, काउंटिंग डिवाइस की तरह काम कर रहा था। मगर जब मार्क 1 बना तो हमारा कंप्यूटर जो है पूरी तरह से कंप्यूटिंग की तरह कैलकुलेशन करने लगा था, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने लगा था। तो भले ही वो देखने में लायक था, उसको चलाने के लिए बहुत से लोग की ज़रूरत पड़ती थी और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। मगर अब जो है कंप्यूटर तो हमारा काम करना शुरू कर देता, अब इसको डेवलप करना था और डेवलप करने के लिए हम लोग जितने भी डेवलपमेंट किए उसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रेफ़र करेंगे और उसी में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में समय के साथ परिवर्तन को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी तरह के डेवलपमेंट हैं, हमारा कंप्यूटर जो है वो बड़ा से छोटा होता गया और छोटा होते 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 आज हमारे हाथों में कंप्यूटर है और उसको हम लोग आज यूज कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे डेवलप किया। 1946 में काउंटिंग करने के लिए सर्किट नाम की इलेक्ट्रॉनिक पाथवे विकसित किए गए थे और ये सर्किट जो है जितने भी पिछले कंप्यूटर में जो हमारे गियर लगे हुए थे, व्हील लगे हुए थे, उन सब को हटाकर और भी जितने मैकेनिकल पार्ट्स थे, क्योंकि वो चलने के लिए वो हैंडल वगैरह का सब भी इस्तेमाल होता था, तो उन सब को हटाकर सबको बदल कर क्या किया गया, उसकी जगह पे सर्किट लगाया गया। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे सर्किट का डेवलपमेंट हुआ, सर्किट से श्रिंक होता गया, छोटा होता गया, वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर भी छोटा होता गया। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सा जनरेशन है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 पार्ट में बांटा गया है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। इसमें से पहला है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और पांचवा हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 1946 से 1959 के बीच का जो युग है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था सर्किटरी के लिए और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था मेमोरी के लिए। ठीक है, ये पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था और यह इतना बड़ा था कि पूरा एक रूम लग जाता था इसको इंस्टॉल करने के लिए और ये बहुत महंगा था। ये जहाँ पे भी चलता था समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री की तरह चलता था। इतना हीट उत्पन्न करता था कि इसको ठंडा करने के लिए कितने एसी की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद से ये ट्रांसपोर्टेबल भी नहीं था, बहुत महंगा था। उसके अलावा ये बहुत बिजली की भी खपत करता था। हम लोग इसको पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज नहीं कर सकते थे। इसको हम लोग किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए या साइंस के कामों के लिए ही इस्तेमाल करते थे और इसमें डेवलपमेंट के लगातार प्रयास हो रहे थे। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो वो है इनेक।
वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा है हमारा एडीविक, जिसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा है हमारा यूनिवेक फर्स्ट, इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701 एंड IBM 650। ये हमारा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था वो कुछ इस तरह से दिखता था। इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक को ऑन ऑफ करने के लिए यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो समय था वो था हमारा 1959 से लेकर 1965 तक। इसमें पहली बार ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। इस समय तक ट्रांजिस्टर का जो है वो ट्रांजिस्टर विकसित हो चुका था। ट्रांजिस्टर विकसित होने की वजह से क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज कर रहे थे, जो ज़्यादा हीट हो रहा था, उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। तो ट्रांजिस्टर लगाने की वजह से ये क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उससे फास्ट काम करने लगा, उससे कम हीट जनरेट कर रहा था, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहा था। तो ये क्या हुआ कि उससे हम लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ने लगा। तो ट्रांजिस्टर का अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर का युग शुरू हो गया है, और जैसे जैसे हमारा ट्रांजिस्टर डेवलप करेगा वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर भी डेवलप होते जाएगा, क्योंकि मेन काम यहाँ पे था ट्रांजिस्टर का ही। क्योंकि इतने जो मैकेनिकल पार्ट है वो तो हम लोग बदल चुके थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, मगर वैक्यूम ट्यूब जो था वो इतना हीट जनरेट करता था और वो इतना जल्दी ख़राब होता था कि उसका इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उसको जब रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, तो हम लोग का मेन काम रह गया ट्रांजिस्टर को छोटा करना। उसके ही आगे जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो ट्रांजिस्टर को छोटा करने पे ही डेवलप किया गया है। उस समय तक सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, और जिसमें कोबाल और फोर्टेन का पुराना वर्जन यूज होता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो क्रिप्टो बाइनरी लैंग्वेज का यूज हो रहा था उसको रिप्लेस करके सिंबॉलिक कर दिया गया, और ये पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था जो इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में सेव करके रख लेता था। यानी कि इससे पहले जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते थे वो पंच कार्ड के द्वारा देते थे, मगर एक इंस्ट्रक्शन दे देने के बाद से अगर फिर उसी इंस्ट्रक्शन को दोबारा देना हो तो हम लोग को फिर से इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता था। मगर जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया वो इंस्ट्रक्शन को सेव करके अपने मेमोरी में रख लेता था। यानी कि अगर हम एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए तो उसी इंस्ट्रक्शन को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल में देखें हम तो IBM 1620 था, दूसरा IBM 7094 था, तीसरा यूनिवेक था जिसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है जो ये कंप्यूटर है वो पूरी तरह से सही तरीके से काम करता, मगर ये था बड़ा, ठीक है, क्योंकि इस समय तक जो था कि अभी तो ट्रांजिस्टर छोटा नहीं हुआ था, तो इसी जो था वो ट्रांजिस्टर के लिए बहुत बड़ा बोर्ड लगता था जिसको सारा चीज़ कंट्रोल हो सके। ये हमारे आज के मॉडर्न बोर्ड की तरह तो नहीं था, वो बहुत बड़ा बोर्ड लगता था उसको इस्तेमाल करने के लिए। कुछ इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर दिखता था। देखिए ये जो दिख रहा है वो हमारा ट्रांजिस्टर है, और कंप्यूटर जो है वो पूरा इंटायर रूम लेता था, वो एक छोटा जगह लेने लगा इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं हमारा अगले टॉपिक में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो दौर था वो 1964 से लेकर 1971 तक चला। थर्ड जनरेशन जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट का युग था। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग आज IC कहते हैं, IC के नाम से जानते हैं, इसने ट्रांजिस्टर जितने भी ट्रांजिस्टर लगे थे उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट लगाने की वजह से ये और भी रिलायबल हो गया, और भी छोटा हो गया, और कम हीट प्रोड्यूस करने लगा, और हमारा जो काम करने का जो ये था स्पीड था उसको बढ़ा दिया। एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो है कॉस्ट में कटौती हुई और हमारा कंप्यूटर जो है सस्ता हुआ। और ट्रांजिस्टर को छोटा करके एक सिलिकॉन चिप पे बिठाया गया जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर को छोटा कर देने से हमें एक और फ़ायदा हुआ कि हमारा कंप्यूटर छोटा हो गया, जिससे हम लोग कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के समय तक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुका था, ठीक है, जिसमें 14 सेकेंड से लेकर 14 फोर्थ तक और कोबाल
पास्कल, PL1, ALGOL68 वगैरह था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के समय कंप्यूटर से यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, यानी कि कीबोर्ड के द्वारा हम लोग इनपुट देने लगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हम लोग मॉनिटर पे आउटपुट लेने लगे। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। IBM 360 सीरीज जितना भी आया हुआ था वो, उसके बाद से हनीवेल 6000 सीरीज था, और PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर था IBM 370 168 था, उसके बाद से TDC 316 था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर था जो एक साथ कई एप्लीकेशन रन कर सकता था, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का समय जो था वो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता था। तो अगला हम लोग का टॉपिक है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो समय था वो था आपका 1971 से लेकर 1980 तक। फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर में एक सिंगल चिप पे हज़ारों IC लगे हुए होते थे। इस वजह से हमारा जो अब चिप है वो बहुत छोटा होने लगा। इसी के साथ ही हमारा कंप्यूटर जो है बहुत ही श्रिंक हो गया, और क्या कहते हैं उसका प्राइस भी कम हो गया और सस्ता भी मिलने लगा, और ये पर्सनल कंप्यूटर में अभी तक डेवलप हो गया, यानी कि इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर पे माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए जो एक सिलिकॉन चिप पे हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC लगाए गए इसके ऊपर। इसकी वजह और इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने लगे वो C++, जावा, .NET, इस तरह के जितने भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट में यूज कर रहे हैं वो सारे हम लोग यूज करने लगे थे इस कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक और बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ, जिसमें हम लोग इनपुट देने के लिए माउस का इस्तेमाल करने लगे, और एक और चीज़ इसमें ऐड किया गया जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, जो GUI बोलते हैं हम उसको। और उसके अलावा हम लोग हैंड हेल्ड डिवाइस भी यूज करने लगे, जो मतलब हमारे हाथ से ऑपरेट होने वाले जो इनपुट डिवाइस हैं उसका भी इस्तेमाल होने लगा। एक सिंगल चिप की मदद से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर मेमोरी तक और इनपुट से लेकर आउटपुट तक का सारा कंट्रोल हम एक सिंगल चिप की मदद से करने लगे थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल में कुछ देखें तो हमारा DEC 10 था, स्टार 1000 था, PDP 11 था, CRAY1 जो एक सुपर कंप्यूटर था, और अगला था हमारा CRAY-XMP जो हमारा सुपर कंप्यूटर था। हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था कुछ इस तरह से दिखता था। देखिए, एक सिलिकॉन चिप पे हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट इस पे लगाए गए हैं, और हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत ही छोटा हो गया है। जैसे हमारा आज का डेस्कटॉप हमारा काम करता है उस तरह से दिखाई देता था। इसी को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। हम लोग 1980 से लेकर आज तक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक हम लोग सारा चीज़ डेवलप कर चुके थे और उसी को फिनिशिंग और फर्निशिंग देना था। इसमें VLSI को रिप्लेस करके ULSI का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को रिप्लेस करके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगे। तो इस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो मेन मकसद था AI को डेवलप करना था। पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपरकंडक्टर का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितने भी तरह के हम लोग इंटरेक्शन देते हैं उसको रियलिटी में बनाने में मदद करता था, यानी कि जो AI सिस्टम था वर्क करने के लिए हम लोग जितने भी फिजिकल जो मैकेनिकल टूल्स हैं उसको चलाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और उसको इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर को जो था वो हमारा सुपर कंडक्टर और पैरेलल प्रोसेसिंग मदद करता था। तो फिफ्थ जनरेशन के कुछ एग्जांपल में जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जो हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, ये सारे अभी के टाइम में जितने भी हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो सारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के थे। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को मिला।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही आज हम लोग कंप्यूटर को इतनी आसानी से बिना किसी लैंग्वेज को जाने हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी के डेट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मेन गोल ये है कि जो है सिंपल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज को समझकर और प्रोसेस करके हमारे काम को आसान से आसान बना देना। यानी कि जैसे हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन काम कर रहा है, जैसे सिरी है, अलेक्सा है, ये सारा क्या कैसे काम कर रहा है, हम वॉइस कमांड दे रहे हैं, ठीक है, प्ले म्यूजिक, और ये जो कंप्यूटर जो है हमारा म्यूजिक प्ले कर दे रहा है। तो यही सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है, यानी कि ये खुद ही प्रोग्राम कर ले रहा है अपने आप को उस काम को करने के लिए। और यहाँ तक हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखा जाए तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग को दोनों चीज़ पढ़ना था। एक तो हिस्ट्री ऑफ काउंटिंग डिवाइस का पढ़ना था, उसके बाद से हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना था। तो दोनों टॉपिक हम लोग यहाँ पे टच कर लिए। और इसके पहले वाले जितने भी टॉपिक हैं अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको वहाँ से जाकर देख लें और अपना कोर्स को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग उसे पूछें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।